नमस्कार फ्रेंड्स, आप कैसे हैं। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। मैं केमिस्ट्री 12th का VBI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MC क्वेश्चन को बताने जा रहा हूँ, जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। CBSE, बिहार बोर्ड, UP बोर्ड, MP बोर्ड, ऑल स्टेट बोर्ड, ये सभी के सभी इस क्वेश्चन को देखकर अच्छे अंक पा सकते हैं। हमने इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों बच्चे के लिए ये क्वेश्चन बनाया है। अगर आपको ज़रूरत हो तो हिंदी में लिखकर मैं ये क्वेश्चन दे सकता हूँ, जो कमेंट में आप लिखकर हमें बता सकते हैं कि हिंदी में हमें चाहिए, तो मैं हिंदी में दे दूँगा। आगे इसमें आपको MCQ का सॉल्व क्वेश्चन मिलेगा और इसे पढ़कर आप गौरवान्वित महसूस जरूर करेंगे। इसे शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और आगे की तरफ बढ़ने का काम करें। हम भी आपको आगे बढ़ाएंगे। अब हम चलते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कितना मज़ा आता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। आप भी मेरे साथ सॉल्व करें। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड इसमें से कौन है। नॉन क्रिस्टलाइन का मतलब होता है जो क्रिस्टल नहीं है। तो ग्लास क्रिस्टल नहीं है, इसमें डायमंड क्रिस्टल है, ग्रेफाइट क्रिस्टल है, कॉमन साल्ट क्रिस्टल है, ग्लास क्रिस्टल नहीं। ग्लास में टिक लगाएं, आप A नंबर में लगाएं। दूसरा का A नंबर सही है, तीसरा का B नंबर सही है, चौथा का B नंबर सही है। इनिशियल क्रिस्टल फेस सेंटर्ड होते हैं। नंबर ऑफ एटम इन बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल 2 होते हैं। इन बॉडी सेंटर क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। 6 नंबर देखें, 8 होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड, व्हाट इज द रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो क्या होता है। तो इसका रेडियस रेशियो 0.414 से लेकर 0.7 कुछ होता है। तो यही होगा A नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग, 8 नंबर देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड एग्जिबिट्स डायमैग्नेटिज्म। इसमें डायमैग्नेटिज्म कौन है। तो VO2, TiO, CrO2 ये डायमैग्नेटिज्म नहीं है। TiO2 डायमैग्नेटिज्म है। A नंबर सही होगा इसमें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयनिक सॉलिड। इसमें से आयनिक सॉलिड कौन है। 9 नंबर क्वेश्चन, इसमें से आयनिक सॉलिड कौन है। तो आयनिक सॉलिड होने के लिए क्या चाहिए, एक मेटल चाहिए, दूसरा नॉन मेटल चाहिए। तो लिथियम मेटल और फ्लोरीन नॉन मेटल है, इसलिए दोनों के दोनों जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे, आयन बनाएंगे। तो ये आयनिक सॉलिड होंगे। मोलरिटी इज एक्सप्रेस्ड इन। मोलरिटी को किस में एक्सप्रेस किया जाता है।
मोलरिटी को किसमें एक्सप्रेस किया जाता है? मोल पर लीटर में मोलरिटी को एक्सप्रेस किया जाता है। तो सी नंबर सही होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन देखें। इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन aqueous solution will cause aqueous solution इसमें देखें ए डिक्रीज इन मोलरिटी, इंक्रीज इन मोलरिटी, डिक्रीज इन मोल फ्रैक्शन, डिक्रीज इन परसेंटेज W बाय W। 11 नंबर क्वेश्चन क्या आ कहता है, बढ़िया से पढ़ें। कहता है इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन। एक एक्वस सॉल्यूशन का टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो क्या विल काउज, क्या काउज करेगा? तो इसमें जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो मोलरिटी डिक्रीज होते हैं। हाँ, इंक्रीज करता है टेम्परेचर तो मोलरिटी उसका डिक्रीज होता है। ए सही होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखें। कहते हैं व्हाट इज ट्रू फॉर मोल फ्रैक्शन। तो इसके लिए 0 लेस देन इक्वल x लेस देन इक्वल 1 होगा। सी। आगे बढ़ते हैं। तेरह नंबर क्वेश्चन देखें। फॉर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which one is the best method for the determination of molecular weight of protein and polymer। इसमें कहता है प्रोटीन और पॉलीमर का मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सबसे बेस्ट मेथड होगा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए। तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो होता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर में सॉल्यूशन में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी में पकड़ में आ जाते हैं। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में ऐसा नहीं होता है, लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता है, और एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में ऐसा नहीं होता है। इसलिए ए नंबर सही ऑप्शन होगा। चौदह नंबर का क्वेश्चन है। कहता है 1 मोल H3PO4 दिया गया है। अब पूछता है व्हाट इज द नॉर्मलिटी ऑफ 1 मोल सॉल्यूशन ऑफ H3PO4। तो जितना इसमें हाइड्रोजन आयन बनेंगे, अगर इसे पानी में डालते हैं, वाटर में डालते हैं और इसे आयोनाइज्ड करते हैं तो इसके 3 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे, अलग होंगे। इसलिए 3N होगा आंसर। तो आप इसमें से डी को राइट आंसर के लिए टिक मारिए।
अब आगे बढ़ते हैं। कहता है व्हाट इज द फॉलोइंग इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो दोस्तों आप जान लीजिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, विस्कोसिटी नहीं होता है, सरफेस टेंशन नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। इसलिए डी में आप टिक मारें। 16वां नंबर क्वेश्चन देखें, 16 नंबर। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोक्साइड इज इनसॉल्युबल इन वाटर? इसमें से कौन सा हाइड्रोक्साइड वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी नहीं घुलेंगे? तो कौन होगा इसमें से? BeOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी घुल जाते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी घुलते हैं। सिर्फ BeOH का होल ट्वाइस ये हाइड्रोक्साइड नहीं घुलते। तो आप यहाँ ए नंबर टिक लगा सकते हैं, यही राइट आंसर होगा। अब आगे चलते हैं। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन को बनाएं तो इसके प्रॉपर्टी को ज़रूर ध्यान रखें। कौन से क्वेश्चन के लिए किस तरह का प्रॉपर्टी लगेगा सॉल्व करने के लिए, और कौन से रूल इसमें अप्लाई किए जाते हैं, तो उसे ध्यान में रखना पड़ता है। तो एक बार इसे थ्योरी के रूप में ज़रूर पढ़ लें, ताकि आपको थ्योरी पढ़ने के बाद MCQ बनाने में आसानी होगी। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। कहता है वांट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज, वांट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज। कैल्शियम नाइट्रेट का वांट्स ऑफ फैक्टर कौन सा है? A1, B2, C3 या D4? तो C नंबर यानी ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। 3 होते हैं। एटीन नंबर देखें। कहता है नॉर्मलिटी ऑफ 0.3 मोल H3PO4 सॉल्यूशन इज। जीरो पॉइंट 3 मोल H3PO4 का नॉर्मलिटी है कितना? 18 नंबर को देखें आप, तो C होगा 0.9N। आगे देखते हैं। उन्नीस नंबर देखें। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स द हाईएस्ट ऑस्मोटिक प्रेशर इन 0.1 m solution at 25 डिग्री C? किसका होगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी,
ऑप्शन सी या यूरिया का? तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं हम 20 नंबर क्वेश्चन। कहता है फॉर अ रिएक्शन हाफ ए इक्वल टू बी रेट ऑफ disappearance of A is related to the rate of appearance of B by the expression। इस रिएक्शन में कहता है ए की खपत और बी का बढ़ोतरी का रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। तो इसमें राइट आंसर बी होगा। आप लिख के देख सकते हैं। इक्कीस नंबर देखें। 21 नंबर। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसके लिए होता है मोल पर लीटर पर सेकेंड। ए नंबर सही होगा। अब आते हैं 22 नंबर में। फॉर द रिएक्शन आर टूवर्ड्स पी ए ग्राफ ऑफ आर अगेंस्ट टाइम इज फाउंड टू बी अ स्ट्रेट लाइन विथ नेगेटिव स्लोप। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो नेगेटिव, इसमें देखें निगेटिव स्लोप के साथ स्ट्रेट लाइन आता है, तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होंगे। डी नंबर, डी ऑप्शन में आप टिक मारें। आगे देखते हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन देखें आप। इसमें क्या कहता है? 1/a बनाम टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। 1/a वर्सेस टाइम इज अ स्ट्रेट लाइन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ट्वेंटी 24 का देखें। वाई विच ऑफ द फॉलोइंग, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग अ कैटलिस्ट इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। किसके द्वारा अ कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को? तो पहला है डिक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी, डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, नोन ऑफ दिस, नोन ऑफ दिस
तो कैटलिस्ट इंक्रीज करता है रेट ऑफ रिएक्शन को जब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दी जाती है, यानी कैटलिस्ट का एक्टिवेशन एनर्जी कम कर दिया जाता है तो ये रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है। तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट शोज केमिकल आइसोबैरिक एडजॉर्प्शन। तो आइसोबैरिक एडजॉर्प्शन जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है, स्ट्रेट लाइन स्लोप होता है। अब ये देख लें, एक्स पर स्ट्रेट लाइन स्लोप है, तो बी नंबर सही होगा। ट्वेंटी 26 नंबर देखें। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजी एडजॉर्प्शन। द रेट ऑफ फिजी एडजॉर्प्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस द रेट ऑफ फिजी यानी फिजिकल एडजॉर्प्शन। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन के लिए जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं किसी भी सरफेस पर किसी मॉलिक्यूल के लिए, तब वो जाकर उस सरफेस पर चिपकता है, अच्छी तरह एडजॉर्ब होता है। अगर हम इंक्रीज कर देंगे टेम्परेचर को तो वो यानी उसकी मॉलिक्यूल में ज़्यादा वेलोसिटी हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। अगर कम टेम्परेचर रखेंगे तो उस सतह पर रहेगा, उस सरफेस पर रहेगा और वो उसमें ज़्यादा एडजॉर्प्शन होने की संभावना बढ़ जाएगी, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 27 नंबर देखें। द मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज। कोलॉइडल पार्टिकल्स को मूवमेंट कहता है, मूवमेंट ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल्स यानी कोलॉइडल पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होता है अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो होते हैं वो किस तरह का हो सकता है। वो एक दूसरे यानी नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट्स को दोनों को अलग करने में काम आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब नेगेटिव और पॉजिटिव पार्ट को रख देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में तो वो अपने अपने पोल की तरफ अपोजिट पोल की तरफ वो चले जाएंगे। तो अपोजिट पोल की तरफ जाएंगे तो यहाँ ना डायलिसिस होगा ना इलेक्ट्रोडायलिसिस होगा, इसमें होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है डीएनए को अलग करने में इस प्रोसेस का यूज किया जाता है, इसलिए ये सही होगा। अब आते हैं आगे। ट्वेंटी 28 नंबर क्वेश्चन देखें। कहते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन अ लाइफिलिक सॉल्यूशन इज एडेड टू लायोफोबिक सॉल्यूशन। लाइफिलिक सॉल्यूशन को लायोफोबिक सॉल्यूशन में जब डाला जाता है तो क्या होता है। जब आप लायोफिलिक सॉल्यूशन को ऐड करेंगे लायोफोबिक सॉल्यूशन में तो जो लायोफिलिक सॉल्यूशन का फिल्म होता है वो लायोफोबिक सॉल्यूशन के ऊपर बन जाता है, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। आगे आते हैं हम 29 क्वेश्चन देखें।
कहता है विच इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द एब्जॉर्प्शन। हाँ, ए आंसर होगा, यानी ए सही होगा। थर्टी नंबर का क्वेश्चन देखें। ऑन द बेसिस ऑफ E naught value, the strongest oxidizing agent is। सबसे ज़्यादा, सबसे स्ट्रोंगेस्ट मजबूत ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा होगा? तो Fe3+ सबसे स्ट्रोंगेस्ट होगा। थर्टी वन नंबर का क्वेश्चन देखें। कहता है इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 F चार्ज passed through 400 ml of 1 mole solution of NaCl, what should be the pH of solution after electrolysis? तो इसमें आप ये देखें, pH और POH दोनों को अगर जोड़ कर देखें तो होता है 14। ठीक है, दोनों को इसमें अगर इस तरह बनाएंगे PH प्लस POH इक्वल टू हो जाएगा 14। अगर ये इसका करेंगे PH+1 इक्वल टू 14, ये 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। तो pH का वैल्यू क्या हो जाएगा? 13। क्या होगा pH का वैल्यू? 13। तो आप 3 ऑप्शन में टिक मार सकते हैं, ये सही ऑप्शन होगा। थर्टी टू नंबर देखें। कहता द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन। द ऑर्डर ऑफ आयनिक मोबिलिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन इज। इसमें 32 नंबर को देखें। K+, Na+, Rb+, Cs+, सीजियम, रुबीडियम, पोटेशियम, सोडियम। बी नंबर होगा। अब बी नंबर ऑप्शन को टिक मारें। 33 में कहता है कि व्हाट करेंट इज टू बी पास्ड फॉर 0.25 सेकेंड फॉर डिपोजिशन ऑफ अ certain weight of metal which is equal to its electrochemical equivalent। क्या होगा इसमें से? फोर एम्पियर होगा। थर्टी फोर का देखें। कहता है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इसमें देखें आप क्या होगा? कॉपर सॉलिड प्लस Ag 2Ag
एक्वस है और वॉलेटाइल भी है, इक्वल टू कॉपर 2 प्लस एक्वस प्लस 2 Ag सॉलिड निकला है। इसमें ई नोट इक्वल टू 0.46 वोल्ट है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा 34 में? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर बनाएंगे तो 3.92 इंटू 10⁻15 होगा। 35 को देखें, द मेन फंक्शन इज रोस्टिंग इज, मेन फंक्शन इज रोस्टिंग, सॉरी द मेन फंक्शन ऑफ रोस्टिंग, यहाँ ऑफ है, टू रिमूव द वॉलेटाइल impurities, oxidation, reduction to make slag 34 नंबर का, सॉरी 35 नंबर का। तो रिमूव करते हैं वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ को, रोस्टिंग से वॉलेटाइल इम्प्यूरिटीज़ सभी वेपर बन के रिमूव हो जाते हैं, इसलिए ए ऑप्शन सही होगा। 36 का देखें, विच वन इज नोट अ बेसिक फ्लक्स, इसमें से कौन बेसिक फ्लक्स नहीं है? 36 को देखें तो सी बेसिक फ्लक्स नहीं है। द 37 नंबर देखते हैं, द इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन मिनरल आर कॉल्ड, मिनरल में जो इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होते हैं उसको क्या कहते हैं? तो उसे हम गैंग कहते हैं। आगे देखते हैं, When Arkell method of purification of metals involves converting the metal to, When Arkell method के बारे में दिया गया है कि प्यूरिफिकेशन के लिए क्या करते हैं। ए नंबर, नॉन वॉलेटाइल स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, वोलेटाइल स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, वोलेटाइल अनस्टेबल कंपाउंड बनाते हैं, या इसमें से कोई नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ये करते हैं वोलेटाइल को अनस्टेबल कंपाउंड में बदलते हैं, इसलिए सी ऑप्शन सही होगा। 39 को देखेंगे, कहता है विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, विच मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन इज रिप्रेजेंट, प्यूरिफिकेशन का कौन सा मेथड रिप्रेजेंट किया जाता है इस इक्वेशन के थ्रू। 39 को देखें तो मॉन्ड्स मेथड है ये, तो डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, फोर्टी नंबर क्वेश्चन कहता है वेन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड यूजिंग प्लेटिनम
इलेक्ट्रोड, द डिपोजिशन एट द इलेक्ट्रोड्स आर। क्या होगा? डिपोजिशन एट इलेक्ट्रोड। तो बढ़िया से आप इसे समझने की कोशिश करें और बढ़िया से बनाएं। हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन और क्लोरीन डिपॉजिट होंगे। तो बी को आप टिक मारें। दोस्तों अब मैं ये कहना चाहूँगा 40 क्वेश्चन इसमें अब तक बनाए हैं। आगे और क्वेश्चन चाहते हैं तो मैं और क्वेश्चन देने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप कमेंट में कमेंट करते हैं तो हमें ये भी पता चलेगा कि बच्चों को क्या क्या चाहिए। तो जो चाहिए उसे आप कमेंट करें तो आपको आगे क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। साथ ही हम ये कहना चाहते हैं कि जितना क्वेश्चन देते हैं उसे अगर 1-2 बार रिवाइज करते हैं और समझ के करते हैं तो अपने आप ये क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएगा। ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बोर्ड में ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन उतना पूछे नहीं जाते हैं जितना आप मुश्किल समझते हैं। इसलिए साथ में 1-2 बार ज़रूर बनाएं तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए अब ज़रूर बनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।